नाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें इसका जो टाइटल है वो ये है कि प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें बेसिकली हम सीखेंगे जो आज वो एक तो ये है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, उसको बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। इसके अलावा हम थोड़ा डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, प्री प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर का डेटा किस तरह का होता है और उसको हमने पहले कैसे मैनेज करना है, नॉर्मलाइज करना है, जो हमने न्यूरल नेटवर्क्स को पास करना है। फिर हमारा फाइनल उसके बाद का स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग है कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, वो कैसे काम करता है और मैटलैब के अंदर कैसे उसके कोड हम जो है वो बिल्ड करते हैं। और फाइनली पोस्ट प्रोसेसिंग होगी कि हमारे से जो रिजल्ट्स आएंगे हम उनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो बेसिकली एक यानी प्रैक्टिकली एक काम और बेसिक कंसेप्ट्स पहले क्लियर करके कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, उसके बेसिक कंसेप्ट्स को देखना और फिर उसका डेटा जो है वो समझना कि उसका बेसिकली डेटा क्या होता है, वो कैसे हम एक न्यूरल नेटवर्क को पास करते हैं और न्यूरल नेटवर्क को कैसे ट्रेन करते हैं और फाइनली जो उसकी आउटकम होती है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर ये हम सारा कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब प्रोटीन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है किस चीज़ की, एटम्स की, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं बेसिकली। और ये डिटरमिन करता है कि इसका फंक्शंस और हाउ इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डाइवर्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर इसका बेसिकली एम किरदार क्या है। अब इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली लीनियर सीक्वेंस होता है किसका, अमीनो एसिड का, जो कि लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। यानी अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो लिंक्ड होते हैं लीनियरली, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या डिटरमिन करते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और पोटेंशियल फोल्डिंग पैटर्न उनको बेसिकली बता रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये लोकल और रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, जिस तरीके से कि हमारे पास अल्फा हेलाइसेस और बीटा शीट्स जिससे बनती हैं और थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बैकबोन्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। और इसका काम क्या होता है कि स्टेबिलिटी और स्पेसिफिक इंटरेक्शन सरफेस जो है वो प्रोवाइड करना होता है। और तीसरा जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली ओवरऑल 3D फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और जो कि इंटरेक्ट करते हैं बिटवीन चेन्स एंड ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। और इनका ये काम होता है कि ये यूनिक शेप्स और फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं लाइक बॉन्डिंग पॉकेट्स एंड कैटालिटिक साइट्स। और फोर्थ हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होता है, और इसमें ये होता है कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जो कि कंबाइन किए जाते हैं टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, जो कि हीमोग्लोबिन विद 4 सब यूनिट्स और एंटीबॉडीज विद 2 हेवी एंड 2 लाइट चेन्स। अच्छा, बेसिक जो इस लेक्चर का मेन मकसद ये है कि वो ये है कि हमने सबसे पहले प्रोटीन स्ट्रक्चर के बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, उनकी फंक्शनैलिटी को देखना है, उनका 3D स्ट्रक्चर्स देखना है, डेटा को यानी बेसिकली हमने अंडरस्टैंड करना है। और फिर हमने उसको डेटा को
ऐसे देखना है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर वो कैसे पास होगा, और न्यूरल नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट हमने, और फाइनली हमने उसको अप्लाई करके उसकी आउटपुट देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है। प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो सिग्निफिकेंस है वो ये बताती है कि हाउ इट इंटरेक्ट्स विद अदर मॉलिक्यूल्स, मसलन कैरी आउट एंजाइम रिएक्शंस, बाइंड टू ligands or form structural elements। इसमें इसके ये हैं कि अंडरप्रेंट्स काउंटलेस बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, सिग्नलिंग है, इम्यून रिस्पांस है, मसल कंट्रैक्शंस है, नर्वस सिस्टम फंक्शंस है। इसके अलावा मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आर लिंक्ड टू वेरियस डिजीजेस, यानी अगर फर्ज किया प्रोटीन्स हमारे पास प्रॉपरली फोल्डेड नहीं है, मिसफोल्डेड हैं, तो इट मीन्स के वहाँ पे डिफरेंट टाइप की पैथोलॉजीज हैं, डिजीजेस हैं, लाइक हमारे पास अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इन मेनी अदर डिजीजेस हैं। अब ये देखें, ये बेसिकली एक दुनिया का एक निज़ाम है कि हमारे जो भी काम है फर्ज किया अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की, अगर वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है, जैसे हमारे पास हमारी ईईजी है ब्रेन की, या हार्ट की ईसीजी होती है, तो अब नॉर्मल में वो उनका एक पैटर्न होता है, लेकिन अगर कहीं डिस्टरबेंस है, कोई पैथोलॉजी है, तो वो पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। सेम केस प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर है कि इसके अंदर यानी इसकी फोल्डिंग बनती है, प्रॉपर फोल्डिंग होती है। तो जब ये कोई नॉर्म प्रॉपर एक चीज़ चल रही है तो वो उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होगी प्रोटीन्स की, लेकिन अगर हाँ के पे कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज है, तो वो मिसफोल्डिंग हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम यानी एक डिजीज प्रिडिक्शंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये जिस तरह की मैंने कुछ डिजीजेज यहाँ पे बयान की हैं, इसी तरीके से हमारे पास और डिजीज हो सकती हैं। हमारे पास इससे हम फर्ज के किसी टाइप का ट्यूमर है, वो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेस्ट है, लंग कैंसर है, या कोई इस तरह की है, उन सीक्वेंसेस के अंदर भी इस तरह की तब्दीलियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी के लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी डिजाइनिंग ड्रग्स दैट टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स टू ट्रीट द डिजीजेस। इसी तरीके से प्रोटीन इंजीनियरिंग है, विच क्रिएट्स प्रोटीन विद डिजायर्ड फंक्शंस फॉर बायोटेक्नोलॉजीज। ये हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बायोलॉजिकल डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर डाइवर्स सेलुलर प्रोसेसेस के लिए कैसे काम करता है। तो ये बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास सपोज एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर और फंक्शन, चूंकि बेसिकली हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर को, और किस स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले ये होता है कि जैसे हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, अब ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये केमिकल स्ट्रक्चर जो है हम इसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करते हैं इस फॉर्म में, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर कहलाता है। और उसके बाद हमारे पास ये सेल लेवल है। अब जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली ये है कि ये जो हम पे जो 3 टाइप्स की डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हमारे पास वो 3 क्लासेस हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की, जिनको हमने प्रिडिक्ट करना है यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क, ये वाला काम। और उसके बाद फाइनली हमारा सेल है। सेल लेवल पे भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, लेकिन आज का हमारा जो मेन काम है ये सेल लेवल बेसिकली फंक्शन है। सीक्वेंस होती है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है। तो हमने बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि बेसिकली सीक्वेंस क्या होती है। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने जिक्र किया है कि ये हमारे पास कोई एक सीक्वेंस यानी केमिकल उसकी फॉर्मेशन है, और ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस बेसिकली क्या चीज़ होती है कि
डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनकी लीनियर अरेंजमेंट किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो सीक्वेंस कहलाती है, जैसे AGCWY एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनकी लीनियर अरेंजमेंट किसी भी ऑर्डर में वो सीक्वेंस कहलाती है। और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सीक्वेंसेस होती हैं, जैसे कि डीएनए सीक्वेंस है। अब डीएनए सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, ये ऑर्डर होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन सीक्वेंस है, ये ऑर्डर होता है अमीनो एसिड्स का इन प्रोटीन। क्योंकि हमने प्रोटीन सीक्वेंस आज स्टडी करनी है, तो डीएनए सीक्वेंस में कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन होते हैं, साइटोसाइन है, ग्यूनाइन है, थाइमाइन है। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो भी एक खास किस्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो अपने अंदर रिटेन करते हैं। प्रोटीन सीक्वेंस ये होती है कि ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स होती है इन प्रोटीन, और वो ये डिक्टेट करते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर और फंक्शंस उसके बारे में बता रहे होते हैं, और अलोंग द चेन, और हर इसमें जो कलर्ड सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड रेजिड्यू को। और कलर जैसे कि हमारे पास फर्स्ट किया रेड है, माइट भी हाइड्रोफोबिक हो सकता है, ब्लू है माइट भी चार्ज्ड हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इनका एक सीक्वेंस होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और टाइप की सीक्वेंस हो सकती है, जैसे म्यूजिक सीक्वेंस है, जिसके अंदर हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ नोट्स होते हैं इन मेलोडी और कॉर्ड्स इन द हार्मनी। इसी तरीके से कंप्यूटर कोड सीक्वेंस है, ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम्स होती हैं जो कि सीक्वेंशियली लिखी जाती है। तो ये इन मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंसेस। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली प्रोटीन सीक्वेंस को देखना है और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अब सीक्वेंस के बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब वही जो सीक्वेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है, और खासकर हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ये होता है कि हमारे पास वही जो अरेंजमेंट्स होती है एलिमेंट्स की या कंपोनेंट्स की, लेकिन ये क्या होती है कि जैसे 3D डायमेंशनल में है, तो 3D शेप जो है प्रोटीन की, इसमें उसका प्राइमरी सीक्वेंस और सेकेंडरी सीक्वेंस, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो प्राइमरी बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली सीक्वेंस इटसेल्फ होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो इसका बनता है उसके अंदर उसकी हेलिसेस बनती हैं, शीट्स और कॉइल्स बनती हैं, और जो टर्शरी होता है उसमें ओवरऑल फोल्डिंग होती है। और क्वाटरनरी, ये बेसिकली इसमें मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं स्ट्रक्चर्स की। यानी टर्शरी को फिर फर्दर हम, या सेकेंडरी को हम फर्दर सब फोल्डिंग करते जाए तो ये हमारे पास क्वाटरनरी बनती है। अच्छा, अब ये जो हम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ये बेसिकली जैसे हम कोई और स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि अरेंजमेंट्स ऑफ बीम, कॉलम्स, वॉल्स एंड अदर एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप। इसी तरह से स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि ग्रामेटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स होती हैं, फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस होती हैं जो कि मीनिंग कन्वे करती हैं। सेम केस है म्यूजिकल स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कि मेलोडी है, हारमोनी है, रिदम है, दैट फॉर्म ए पीस ऑफ म्यूजिक। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये उस चीज के बारे में उसकी फंक्शनैलिटी, तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए वो बता रहा होता है कि वो कैसे काम कर रही है। तो ये बेसिक आज हमने जो पार्टिकुलरली स्टडी करना है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को देखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। और फाइनली हमारे पास फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस बेसिकली ये होता है कि किसी चीज़ का एक्शन परफॉर्म करना, इफेक्ट्स किसी सिस्टम के अंदर, ये ओवरऑल फंक्शंस होता है। जैसे कि हमारे पास एंजाइम फंक्शंस हैं जो कि कैटालाइज करते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द सेल्स टू फैसिलिटेट द मेटाबॉलिज्म। और हार्ट फंक्शंस होते हैं जो कि पंप करते हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। कंप्यूटर फंक्शंस हैं जैसे कि परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। लैंग्वेज फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग द वर्ड्स आर एंड ग्रामर्स।
अब इनके दरमियान जो सीक्वेंसेस हैं, इनके दरमियान इंटर रिलेशनशिप्स हैं, ये बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इन विच इन टर्न डिटरमिन इट्स फंक्शंस। तो अब इसके अंदर जैसे कि बायोलॉजी के अंदर प्रिडिक्टिंग प्रोटीन फंक्शंस फ्रॉम इट्स सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, ये हम काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर हम जैसे डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स को विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, लिंग्विस्टिक और कंप्यूटर साइंस सेम केस जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है। अब हमारे पास जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स देखिए डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स आ गए, जैसे कि साइटोसिन आ गया एंड मेनी अदर्स, एंड ये इनकी एब्रीविएशंस आ गई हैं और ये उनके बायोलॉजिकल फॉर्मेशंस आ गई है एंड मेनी अदर प्रॉपर्टीज आ गई हैं इनकी, ठीक है। और ये कोडान इन्फॉर्मेशन आ रहे के लिए कि किस किस की क्या कम्बिनेशंस हो सकती हैं, थ्री आ रहे की, और ये इनकी अकरेंसेस इन द प्रोटीन्स आ गई हैं। अब जैसे पीछे हमने एक स्लाइड में देखा था कि बेसिकली फोल्डिंग रहती है, तो फोल्डिंग बेसिकली ये है कि हमारे पास जैसे कि ये एक आपको एक धागा सा रस्सी नजर आ रही है, तो ये इसकी फोल्डिंग बन के वो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ये 3 डायमेंशनल में बन गया। तो अब अगर ये प्रॉपर फोल्डिंग है तो इट मीन्स के तमाम जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसकी फंक्शनैलिटी वो प्रॉपर हो रही है। लेकिन अगर अनफोल्डेड है तो उसके अंदर कोई पैथोलॉजी है या डिजीज है, तो वो चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जो आज का यानी बेसिकली अगेन लेक्चर है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर हमने जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की क्लासेस हैं, यानी वो 3 टाइप क्लासेस का डेटा हमने न्यूरल नेटवर्क को पास करना है, उससे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है, और न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होने के बाद वो प्रिडिक्ट करेगा, यानी प्रिडिक्शंस बताएगा कि वो इन 3 क्लासेस से यानी वो हर एक कितनी परसेंटेज को वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक हमारे पास हेलिक्स होता है, ये वाली हेलिक्स है जैसे एक सीढ़ी है, अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा हेलिक्स होता है, दूसरा बीटा स्ट्रैंड, ठीक है, ये स्टेयर्स, तो ये बेसिकली स्ट्रैंड्स हमारे पास आते हैं, और तीसरी हमारे पास काइल है, और काइल बेसिकली इसके अलावा यानी इन 2 चीज़ें बनती है उनके अलावा एवरीथिंग एल्स इज काइल। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 क्लासेस होंगी कि जो हमने न्यूरल नेटवर्क को पास करनी है। अब हेलिक्स की फर्दर हम डिटेल देखें तो ये बेसिकली ये बन जाएगी, चूंकि हमारे पास लेक्चर बहुत ज़्यादा है तो इसकी फर्दर डिटेल हम इंशाल्लाह नारे की 1 बाय 1 नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो हेलिक्स बेसिकली इस तरह ये एक सीडी टाइप बनती है। उसके बाद अल्फा हेलिक्स को हम थोड़ा सा मजीद स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है, और इसका बेसिकली मेन जो रोल होता है वो ये होता है फंक्शंस का, प्रोटीन का फंक्शन बताना, स्टेबिलिटी और इंटरेक्शंस दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका बेसिकली एक स्पाइरल स्टेयरकेस की फॉर्म में होता है, वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट इन अमीनो एसिड, मतलब स्टेयर के अंदर स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप बेसिकली अमीनो एसिड्स को डिनोट कर रहा होता है, और जो उसके अंदर प्रोटीन चेन है और रेलिंग जो वो कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती है बिटवीन द बैकबोन नाइट्रोजन एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ एवरी फोर्थ अमीनो एसिड। और ये जो रेगुलरली रिपीटिंग स्ट्रक्चर जा रहा होगा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये एक स्टेबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा विद राइट हैंडेड ट्विस्ट, और साइड चेन ऑफ द अमीनो एसिड एक्सटेंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द कोर कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल प्रोटीन शेप एंड फंक्शंस। अब इसकी जो एग्जांपल्स है, फर्स्ट किया कि जैसे हमारे पास फाइबर्स प्रोटीन लाइक keratin hairs, अच्छा myosinus muscles providing strong and supportive structures, और ये प्ले करते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन फॉर्म फंक्शनल डोमेन्स फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज वगैरह वगैरह। और इनकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि यानी इसकी जो शेप है ये अल्फा हेलिक्स लाइक होती है, जो कि अलाउ करती है फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम एमिनो एसिड सीक्वेंस,
और दिस इज ए वैल्यूएबल टूल इन द प्रोटीन साइंस। और ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होती है ये कैन इन्फ्लुएंस इट्स स्टेबिलिटी इन इंटरेक्शन विद अदर मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने पीछे भी देखा। और मुख्तलिफ किस्म की अदर जो डिजीजेज हैं उनको बेसिकली प्रिडिक्ट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास बीटा शीट्स होती हैं, ये उनकी अरेंजमेंट्स है, और ये उसका 3D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर है, ये उसी का अकॉर्डिंगली 3D स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से चूंकि हमने बीटा शीट देखनी है, शीट्स, हेलिक्स शीट्स और कॉइल, ये 3 क्लासेस हमारे पास होंगी। और शीट्स बेसिकली ये होती हैं कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। अब ये देखें, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल ये अरेंजमेंट्स होती है इनकी। और ये भी hydrogen bonds between backbone nitrogen and carbonyl oxygens of the residuals and opposite strands ये बताती हैं। और interactions in backbone rigidity ये बीटा शीट्स और पैरेलल बीटा शीट्स भी होती हैं। और इनका बेसिकली ये होता है कि एक की सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एंड प्रोटीन और अलॉन्ग साइड द अल्फा हेलिक्स होती हैं। और अनलाइक coiled helix sheets present a different architectural approach, ठीक है, जैसे कि फ्लैट है, प्लेटेड फैब्रिक इंस्टेड ऑफ स्टेयरकेस, ये बेसिकली होते हैं। और इनकी फर्दर ये फंक्शनैलिटी सेम जो हमने ऑलरेडी स्टडी की है। और उसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है कि है जैसे कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, द टाइट स्ट्रक्चर इन हाइड्रोफोबिक कोर्स कैन डिस्टर्ब बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स, ये स्टडी करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से एंटीबॉडीज की रिकग्निशंस के लिए एंजाइम्स जो हैं, और सिल्क फाइब्रोइन ये वगैरह हो रहा है। और इनका बेसिकली मकसद क्या होता है कि हम किसी भी टाइप की प्रिडिक्टिंग प्रोटीन फोल्डिंग और उनकी स्टेबिलिटी, यानी ये हम देख सकते हैं कि वो प्रॉपर फोल्डिंग है या अनफोल्डिंग है, उनकी स्टेबिलिटी उसको हम चेक कर सकते हैं। न्यू प्रोटीन्स डिज़ाइन करने के लिए और डिजायर्ड फंक्शनैलिटी के लिए हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से ड्रग डेवलपमेंट के लिए और डिफरेंट टाइप्स के अदर मैकेनिज्म जो है वो प्रोटीन के फंक्शंस और डिफरेंट उनके दरमियान प्रोटीन टू प्रोटीन जो इंटरेक्शंस है उनको हम स्टडी करने के लिए इनको शीट्स को यूज़ करते हैं। और उसके बाद नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं। लूप बेसिकली फर्ज किया ये है लूप, और आइदर इट इज फोल्डिंग और अनफोल्डिंग है। इस तरह ये बीटा टर्न है। इस तरह मायोग्लोबिन है तो उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर होगा, हीमोग्लोबिन है तो उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इंसान। फाइनली हमारे पास काइल्स आती हैं, और काइल्स हमारे पास एक फ्लेक्सिबल प्लेयर्स होता है इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। और ये बेसिकली क्या करता है कि डिफाइंड फॉर्म्स ऑफ हेलाइसिस, यानी डिफरेंट हेलाइसिस और शीट्स की कॉम्बिनेशंस जो है वो उनसे काइल्स जो है वो बनती है। और ये रैंडम बेसिकली काइल और अनस्ट्रक्चर्ड रीजन होता है, क्योंकि हमारे पास जो हेलिक्स और शीट्स होती हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड रीजन है। उसके अलावा एवरीथिंग एल्स जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड रीजन है, उसको हम काइल्स कहते हैं। और 3D अरेंजमेंट्स उसकी हम फिर देखेंगे। और इसका बेसिकली ये होता है कि कंफर्मेशन इन कॉइल इज फ्लेक्सिबल इन डायनामिक अडैप्टिंग वेरियस कंफर्मेशंस डिपेंडिंग अपॉन द नाइबरिंग इन एनवायरनमेंट्स, उनको देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो इसकी अरेंजमेंट्स होती हैं वो ये होती हैं कि दे कनेक्ट हेलाइसिस और शीट्स जो आपने देखा। फिर बाइंडिंग साइट्स, फ्लेक्सिबल कॉइल्स कैन अडैप्ट टू शेप for interactions, molecule enhancing binding specificity and efficiency, regulatory regions, and many other properties. अब हमारा जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के देख लिए, और हमने ये भी देखा कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले सीक्वेंस होती है, फिर स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद फंक्शंस होते हैं। तो चूंकि हमारा मेन मकसद स्ट्रक्चर का था, और पार्टिकुलरली वो प्रोटीन स्ट्रक्चर का था। और अब हमारा जो डेटा सेट है जो हमने यूटिलाइज करना है इस स्टडी के अंदर, वो बेसिकली रोस्ट सैंड डेटा सेट है। और ये एक पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट है जो कि प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की प्रेडिक्शंस के लिए हम यूटिलाइज करेंगे। और इस डेटा के अंदर
800 नॉन होमोलॉजियस प्रोटीन चेन्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो 20 to 800 अमीनो एसिड्स जो हैं ये इसके अंदर बेसिकली जा रहे हैं। और बेसिक इसके अलावा हमारे पास इसकी 3 क्लासेस हैं। एक हमारे पास है हेलिक्स जो कि एच से रिप्रेजेंट की जाएगी, दूसरी शीट ई से रिप्रेजेंट की जाएगी और तीसरी काइल जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड रीजन जो है उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास 3 क्लास हैं इसकी। उसके अलावा इस डेटा सेट में बेसिकली 3 स्टैंडर्ड इसकी क्लासेस हैं। एक स्टैंडर्ड जो है सेट जो है वो 1100 प्रोटीन्स जो है वो रिटेन करता है जिसको फर्दर ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट सेट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद इसका एक रिड्यूस्ड सेट है जो कि 270 प्रोटीन्स हैं और तीसरा ऑगमेंटेड फॉर्म में है जिसमें फर्दर एडिशनल फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं लाइक एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन है, प्रिडिक्टेड सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी है। तो ये हमारे पास है और ये इसका पर्पस अगेन क्या है कि प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे। हम इसको डेवलपिंग न्यू predictions methods और understanding the protein structures and functionality और इनके दरमियान relationships इनको हम देखने के लिए इस डेटा सेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जैसे ये डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं, ये इसका 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में, फाइनली ये 3 डायमेंशनल में कैसे रिप्रेजेंट होता है। इसके अंदर वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। हेलाइसेस हैं, शीट्स हैं और कॉइल्स हैं। इसी तरह ये कोई एक और फॉर्म है यानी ओवरऑल्स की 3D रिप्रेजेंटेशंस है। इसके अलावा और हमारे पास 1D और 2D और 3D भी बेसिकली ये होता है कि जैसे हमारे पास 1D में ये सिंपल सीक्वेंस आ रहा है, 2D में उसकी शेप या रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगी और 3D में ये फर्दर इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। इसके अलावा यानी इसको 1961 में प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की प्रेडिक्शंस के ऊपर काम किया जा रहा था। तो उसमें यही थी कि एक इनपुट था और दूसरा आउटपुट और सीक्वेंस यूनिकली डिटरमिन द स्ट्रक्चर। इसी तरीके से ये जो 1D स्ट्रक्चर है ये हम इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी, डिसऑर्डर्ड रीजन और डोमेन बाउंड्री। इन काम के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास, जैसे आप ये देखें कि ये हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस है, हम इसके ऊपर कोई न्यूरल नेटवर्क्स अप्लाई करेंगे और फाइनली वो क्या प्रिडिक्ट करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा कि इसमें से ये जो है कॉइल्स हैं, ये जो है हेलाइसिस, ये वाले हेलाइसिस हैं और उसके बाद अगेन काइल्स हैं और फिर उसके बाद कुछ स्ट्रैंड्स हैं या स्टेयर्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा। न्यूरल नेटवर्क उसको उससे पहले ट्रेन होगा, फिर उसको कोई अनसीन हम स्ट्रक्चर देंगे, वो फिर प्रिडिक्ट कर देगा कि ये किससे बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है। बेसिकली हमारे पास वो इन 3 क्लासेस से डेटा हम लेंगे। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं जो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर इसी तरीके से सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी है, सपोज ये वाला सीक्वेंस है, न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करेंगे और उसके अंदर इसकी 2 क्लासेस हैं, एक्सपोज्ड और बरीड है। ये इन अदर एग्जांपल है क्योंकि हमने ये पिछली वाली एग्जांपल को देखना है, हमारा मेन टारगेट ये वाला है। इसी तरीके से हमारे पास और इस तरह के इसको प्रिडिक्ट करने के लिए टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर इस तरह डिसऑर्डर्ड रीजन्स हैं, अगर हमने ये देखना है तो उसमें अगेन हमारे पास एक सीक्वेंस होगी, उसका ये 3D स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे इसके अंदर ये वाली जो फोल्डिंग हो रही है, ये प्रॉपर फोल्डिंग है। अब यहाँ पे डिसऑर्डर्ड रीजन है, जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो इट मीन डिसऑर्डर्ड है। तो ये पूरे के पूरा हम स्ट्रक्चर किसी भी एल्गोरिदम को देंगे, सेंटर्स को ट्रेन करेंगे और कोई नई सीक्वेंस देंगे, अगर उसके अंदर ऑर्डर्ड रीजन है, डिसऑर्डर्ड रीजन है, वो प्रिडिक्ट कर देगा और कितने % है तो वो बता देगा। ये हम स्टडी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट पोर्शन है जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में था, जो उसके डेटा सेट्स के बारे में था, वो हमने स्टडी किया। हमारा जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली यानी सेकंड सेक्शन जो है वो है न्यूरल नेटवर्क।
एक्सक्यूज मी, न्यूरल नेटवर्क्स हम उसकी बेसिक्स कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है एक लेक्चर में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे तो हम किसी चीज़ में मास्टरिंग तो नहीं कर रहे। अलबत्ता ये है कि हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख के एक प्रॉपर प्रॉब्लम को अप्लाई करके उसकी आउटकम्स को हम थोड़ा-सा प्रिडिक्ट करेंगे। तो इस न्यूरल नेटवर्क में मैं कुछ मेन बेसिक चीज़ें बताऊँगा, ताकि हम अपना जो डेटा सेट लेके उसको इसमें प्रोसेस करें और बाद में इम्प्लीमेंट करके उसकी आउटकम्स को हम देखें। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली ये आता है कि जैसे लर्निंग हाईली नॉन लीनियर फंक्शंस जो हैं उनको स्टडी करने के लिए न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि मैपिंग ऑफ एक्स टू वाई। तो अब हमारे पास ये फंक्शन बेसिकली नॉन लीनियर फंक्शन है। अब जैसे हम फर्ज के हमारे पास एक्स आर गेट है, एक्स आर गेट के अंदर हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसी तरीके से हमारे पास स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, उसके लिए हमारे पास ये डेटा है उसका, उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्पीच की डिफरेंट वावल्स हैं, हम उनको स्टडी कर सकते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली कैसे काम करता है, आप ह्यूमन ब्रेन को देखें तो ह्यूमन ब्रेन हमारे पास जैसे ये डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस है सेंटर में, ये सेल बॉडी है, फिर ये एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल्स ये आगे आगे इन सो ये एक्सटेंशन चलती जाती है। इसी को अगर हम पूरे ब्रेन के अंदर देखें तो फर्ज कि हमारे ब्रेन के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब कौन सा पार्ट एक्टिव है, इट मीन कि वो इन्फॉर्मेशन आगे फायर हो रही है। जैसे ये देखें कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ से, तो ये एक्टिव पार्ट्स हैं, ये लेस एक्टिव है। तो ये इन्फॉर्मेशन आगे यानी हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो प्रोसेस होती है, फिर वो आगे नेक्स्ट चलती है एंड सो ऑन। तो कितने हमारे पास न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, डेड हैं एंड सो ऑन। तो सेम केस है कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है कि हमें सबसे पहले कोई इनपुट्स होती हैं, वो इनपुट 1 2 एंड सो ऑन इन होती हैं, वो फिर यहाँ पे सम अप होती हैं, यानी कोई फंक्शन उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो वो अप्लाई होने के बाद फिर क्या होती है, वो आगे इंफॉर्मेशन फायर होती है, यानी वो आउटपुट की तरफ जाती है। अब इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि हमारे पास ऐसे होता है कि फर्ज किया सेम केस है कि ये जो इनपुट है, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांस फ्रॉम ए न्यूरॉन है, उसके बाद साइनेप्स होता है, और फिर हमारे पास ये इनपुट वेट से मल्टीप्लाई होती है, यानी बेसिकली यहाँ कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। फिर ये हमारे पास डेंड्राइट, जैसे हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं ये वाले, यानी इट मीन कि वो जो दरमियान में ये वाली वेट्स और इनपुट मल्टीप्लाई होंगे। फिर ये x0 w0 x1 w1 x2 w2, और यहाँ सेल बॉडी है, जैसे ये हमारे पास सेल बॉडी थी। अब ये सेल बॉडी के अंदर बेसिकली ये इनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, यानी बेसिकली वेट्स और इनपुट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और सम अप हो रही हैं विद सम बाइस, और फिर वो आगे आउटपुट यानी जो उसकी आउटपुट जाएगी वो एग्जाम्स की तरफ जाएगी। तो ये सेम केस जिस तरह की ह्यूमन बॉडी काम करता है। तो अब न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली क्या कहता है कि ये एल्गोरिदम है दैट endeavors to recognize underlying relationships in a set of data through a process that mimics the way like human brain operates। ये बेसिकली सेम इस तरह का केस है। तो ये जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया है। अब ये अगेन सेम केस हमारे पास आ गया, यानी इसी का ये एक हमारे ब्रेन का किया हुआ, और इसी तरीके से हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स ये एल्गोरिदम है, ये हमारे पास कैसे काम करता है। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो फर्ज की हमारे पास फर्ज के हमारे पास ये 2 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमारे पास अगर ये थ्रेशोल्ड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सम डब्ल्यू नॉट, तो वो क्लास 1 को बिलोंग करेगा, लेस देन डब्ल्यू नॉट तो वो क्लास -1 को बिलोंग करेगा। जैसे हमारे पास ये क्लास पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई और सम अप करेंगे। अब ये न्यूरल नेटवर्क्स जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है और ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू काम कर रहे होते हैं। अब फर्दर हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है जिसके अंदर
न्यूरॉन्स जो हैं वो स्विचिंग टाइम जो उनका 0.001 सेकंड होता है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो नियर अबाउट 10 की पावर 10 होते हैं, और उनके अंदर जो कनेक्शंस पर न्यूरॉन्स होते हैं वो 10 की पावर 4 to 5 होते हैं। और सीन रिकग्निशन टाइम जो है वो 0.1 सेकंड होता है। तो 100 इन्फेरेंस स्टेप डजंट सीम लाइक। और उसके बाद हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि मैनी न्यूरॉन लाइक थ्रेशोल्ड स्विचिंग यूनिट्स आते हैं, मैनी वेटेड इंटरकनेक्शंस अमंग यूनिट्स होते हैं, और हाईली पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डीप, यानी हम देखेंगे कि एक न्यूरल नेटवर्क है और डीप न्यूरल नेटवर्क है। पहले हम न्यूरल नेटवर्क को देखेंगे, फिर उसका डीप स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और किस किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं, वो भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। इसकी हिस्ट्री जो है वो 1960 से लेकर अभी तक आ रही है। तो इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली जो है उनके अंदर ज़्यादा हिडन यूनिट्स होती हैं, और बेटर ऑप्टिमाइजेशन, ज़्यादा नॉन लीनियर जो फंक्शंस हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के खासकर जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इस्तेमाल होता है, और फास्टर कंप्यूटर उनको चाहिए होते हैं जैसे कि CPU और GPUs। अब हम थोड़ा सा मजीद स्टडी कर लेते हैं कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इनपुट होती है, फिर हिडन लेयर होती है, और फिर आउटपुट होती है। जैसे हमारे पास एज, जेंडर, स्टेज ये आ गई हैं इनपुट, फिर ये इनके साथ कुछ वेट मल्टीप्लाई होंगे, फिर यहाँ पे सम अप होंगे, ये कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, और फाइनली हमारे पास ये उसकी आउटपुट होगी। यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वेट्स हैं, हिडन लेयर्स हैं, फिर वेट्स आते हैं, और फाइनली हमारे पास आउटपुट। आउटपुट ये है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्टिव जैसे 0.6 है। इसी तरीके से हमारे पास इनको हम चेंज करते जाएंगे, और ये फाइनल हमारे पास स्टेज पे पहुंचते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की है। तो जिसमें अगेन हमारे पास ये इनपुट्स आ गई, ये वेट्स, और ये सम अप हो गए, और फाइनली हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है। उसके बाद हमारे पास न्यूरल नेटवर्क बनता है डिफरेंट टाइप्स का। उसमें जैसे हमारे पास इनपुट्स, हम ये जनरल स्ट्रक्चर है उसका, X1 से लेकर XM तक ये इनपुट्स आ गई, हिडन लेयर A1 से AD तक आ गई, और फाइनली आउटपुट, और इन सब के दरमियान इंटरेक्शंस हो रही है। उसके बाद अगेन अगर हम ये देखें तो हमारे पास सबसे पहले इनपुट होती है, उसके बाद हिडन हिडन लेयर के अंदर, यानी बेसिकली ये क्या होता है कि वही इनपुट्स और वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। फिर आगे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, वो एक्टिवेशन फंक्शन है, जैसे कि सिग्माइड एक सिंपल फंक्शन है। फिर इस तरह के बहुत सारे और एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, हम उनको भी थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। फिर उसकी आउटपुट होती है, और एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स को जब हम बिल्ड करते हैं तो ये इस तरीके से हम चलते जाते हैं। ठीक है, हर आइट्रेशन पे, यानी फर्स्ट ये था, फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये सारे इंटरकनेक्शन होंगे, यानी वो तमाम इंफॉर्मेशन मलगेट होगी, आगे इंटरेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। अब सिंपल लीनियर प्रॉब्लम है तो उसके लिए जैसे ये हाइपर प्लेन है, ये बाउंड्री आ गई है, थोड़ा सा हमारे पास कन्वेक्स रीजन है तो वो इस तरीके से होगा, उनकी सेपरेशन, यानी जितना जितना नॉन लीनियर प्रॉब्लम बनता जाएगा तो वो उसके लिए हम उस तरह के न्यूरल नेटवर्क या नंबर ऑफ हिडन लेयर्स या न्यूरॉन्स या उन चीज़ों को हम फर्दर बढ़ाते जाएंगे। इस तरह ये मल्टी क्लास आउटपुट हो सकती है, यानी पहले हम सिंगल देखते थे, मल्टी क्लास, 2 क्लास है, या +1 n क्लासेस है। अब डीप में ये होता है कि हमारे पास जैसे ये एक नेटवर्क था, फिर ये फर्दर एक्सटेंड होगा, ये फर्दर एक्सटेंड होगा, तो ये डीप न्यूरल नेटवर्क बनेगा। डीप में ये हो जाएगा हमारे पास जैसे इनपुट थी, फिर एक हिडन लेयर थी, अब उसमें हिडन लेयर एक और आ गई है, फिर उसमें हिडन लेयर एक और आ गई है, एंड सो ऑन। तो ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स खैर चलते जाएंगे आगे। अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास बेसिकली हो ये रहा होता है कि जैसे ये इनपुट्स हैं, ये कुछ दरमियान में हिडन लेयर्स हैं, और ये आउटपुट लेयर है, ये डीप न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल है। और ये इसका जैसे हमें हमारा ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है, ये उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब होता ही है कि जैसे सारे के सारे जैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है ब्रेन के अंदर,
तो ये जितने ये एक्टिव पार्ट्स हैं तो ये 99% सर्टेनिटी है, तो ये थोड़े से हैं तो ये 20% है, इन जो बहुत ज़्यादा कम है तो उनकी इस तरह रेशियो कम होती जाएगी। इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होती है। अब हम एक और थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि एक हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। आर्टिफिशियल में ये है कि आपकी इनपुट है, सिंगल हिडन लेयर है, और फिर आउटपुट है। डीप में ये इनपुट है, आउटपुट है, लेकिन मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं। और अगेन हमारे पास न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है कि जैसे हमें इनपुट्स मिलती हैं, ये आ रही हैं, और यहाँ पे कोई सम अप हो रही है, वो एक्टिवेशन फंक्शन है, और फिर हमारे पास आउटपुट जा रही है। तो न्यूरल नेटवर्क्स की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो परसेप्ट्रॉन है, फिर फीड फॉरवर्ड है, रेडियल बेस फंक्शंस हैं, डीप फीड फॉरवर्ड हैं, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, गेट रिकरेंट यूनिट्स हैं, ऑटो एनकोडर्स हैं, ठीक है, एंड मैनी अदर्स, ये वाले हमारे पास आ जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा फर्दर कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। तो अब हमारे पास मेन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर विजुअल परसेप्शन है, नेचुरल लैंग्वेज है, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है, और उसके अंदर उसकी सब ब्रांच जो है वो मशीन लर्निंग है, जिसके अंदर ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन, कैनन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, रैंडम फॉरेस्ट है। उसके अंदर फिर न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, जैसे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हमने एक देखा, बर्ड्स में न्यूरल नेटवर्क्स एंड मैनी अदर्स, और उसके अंदर फिर डीप न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं जो कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एंड मैनी अदर्स। तो ये बेसिकली ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर इसको अगर फर्दर आप देखें तो डीप और न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आर्किटेक्चर, इंटरप्रिटेशन पावर, कंपोनेंट्स, टाइम टेकन और परफॉर्मेंस, तो ये बाकी डेफिनेशन तो आप देख लें। तो इसमें बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, जो डीप में ये होता है कि लार्ज पीएसयू, जीपीयू और ह्यूज रैम चाहिए होती है। न्यूरल नेटवर्क्स में न्यूरॉन्स, लर्निंग रेट, कनेक्शंस, प्रोपेगेशन फंक्शंस वगैरह होते हैं। टाइम टेक न्यूरल नेटवर्क को, डीप न्यूरल नेटवर्क को ज़्यादा चाहिए होता है, इनको कंपैरेटिवली लेस टाइम चाहिए होता है, परफॉर्मेंस इनकी हाई होती है डीप की, और न्यूरल नेटवर्क की लेस लो परफॉर्मेंस होती है। इसको फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास फर्ज किया कोई इमेज है तो इसके पिक्सल्स हैं, तो इसके अंदर ये होगा कि फर्ज किया हमारे पास फर्स्ट लेयर पे एजेस, सेकंड लेयर पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होते हैं, थर्ड लेयर पे ये फाइनली हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जैसे फेस रिकग्निशन के बारे में कहा है, ये हमारे पास दिया हुआ है। इस तरह इसके लिए डीप न्यूरल नेटवर्क्स यानी फर्स्ट हिडन लेयर, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन आउटपुट हमारे पास आएगी। आर्किटेक्चर जो है इसका, यानी बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का उसमें ये होता है कि हिडन लेयर्स होती हैं, डेप्थ, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, डेप्थ को डिटरमिन करने के लिए होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर हिडन लेयर उसकी वेट्स के लिए होती हैं, और टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन उसकी नॉन लिनियरिटी के लिए होती है, और फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हमने बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जो बनाना है वो हमारे पास देखेंगे हमारे पास प्रॉब्लम किस टाइप के है, और अकॉर्डिंगली हम उसका एक्टिवेशन फंक्शन भी जो चूज करेंगे। ये सेम पिछले एग्जांपल रिपीट हो रही है। अब हम एक्टिवेशन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सिग्माइड। सिग्माइड ये है कि हमारे पास 1/1 प्लस e की पावर माइनस यू, तो उसमें जो आउटपुट रेंज है वो या आइदर 0 होती है या 1 होती है। जैसे हमारे पास इनपुट्स आएगी, वेट्स होंगे, सम अप होगा, उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास आउटपुट होगी। यानी आइदर वो बताएगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसे ये केस होगा लीनियरली प्रॉब्लम्स। और यानी वो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, टेन हाइपरबालिक। टेन हाइपरबालिक जो है वो ये इसकी शेप है, और इसकी जो आउटपुट रेंज है वो -1 टू +1 होती है। और इसके बाद हमारे पास रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है, जैसे भी मैंने बताया था कि हम किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसको डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो आउटपुट है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है। और ये मोस्ट कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस है इन मॉडर्न डीप न्यूरल नेटवर्क्स।
और ये मिटिगेट करता है वेंशन ग्रेडियंट प्रॉब्लम जो होते हैं एंड अलाउ द फास्ट ट्रेनिंग। यानी हर एक के अंदर यानी जो दूसरे हैं उनका शायद स्लो कन्वर्जेंस होती है, लेकिन ये जो रीलू है ये फास्ट ट्रेनिंग जो है वो उसके अलाउ करता है। और वाइडली यूज्ड इन हिडन लेयर्स फॉर कन्वोल्यूशनल लेयर नेटवर्क और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सिग्माइड हमने देखा, 10 हाइपरबॉलिक लिखा, रीलू लिखा, इस तरह ईलू है, पी रीलू है, लिकी रीलू है, सीलू है, सॉफ्ट साइन है, सॉफ्ट प्लस है, हार्ड सिग्माइड है, स्वेश है और मिश है। और इनकी ये आप हिस्ट्री देखें तो जैसे रीलू इन 2011 है और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास आती रहती हैं। खैर हम चूंकि आज मेन प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे, हमारा मेन काम ये था कि प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या था, उसके बाद हमने उसको स्टडी किया, फिर न्यूरल नेटवर्क का एक बेसिक कंसेप्ट देखा। न्यूरल नेटवर्क के अंदर चूंकि एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि सबसे पहले हमने न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है उसको डिफाइन करना है। उसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, इनपुट्स होंगी, लेयर्स होंगी, एडन लेयर्स होंगी और आउटपुट लेयर होंगी। और ये जो हमने डेटा देखा, ये बेसिकली हमारे पास 3 क्लासेस हैं। और इसमें हम इनिशियली क्या करेंगे कि इनपुट लेयर के ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग करेंगे। वो प्री प्रोसेसिंग हमारे पास ये है कि हम एक विंडो स्लाइडिंग विंडो साइज रखेंगे अमीनो एसिड्स के लिए, और वो हमने 17 फिक्स कर दिया। और हर अमीनो एसिड बेसिकली क्या करता है कि एक पोजीशन यूजिंग ए बाइनरी अरे ऑफ 20 एलिमेंट्स अगर हम करें तो हमारे पास टोटल यानी 20 एलिमेंट्स की हम उसकी बाइनरी अरेंजमेंट करें, तो स्लाइडिंग विंडो 17 की रखें तो टोटल हमारे पास जो इनपुट्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 17 क्रॉस 20 इज इक्वल टू 340। तो जो हम इनपुट उसको देंगे ये 340 इनपुट्स होंगी। हिडन लेयर्स हमारी क्या करेंगी, वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगी और नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स जो हैं वो इसमें हम देखेंगे कि वो हम कितने रखेंगे। और आउटपुट लेयर्स में फिर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि वो उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेट है वो आइदर हेलिक्स है, शीट्स है और काइल्स है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक काम होगा। उसके बाद हमने अगला काम क्या करना है कि आउटपुट लेयर्स को हमने जैसे देखा कि आउटपुट लेयर हमारे पास ये अरेंजमेंट्स होगी उसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की, जो कि हेलिक्स, शीट्स और काइल है। और वो उसकी यानी बाइनरी इनकोडिंग है वो ये होगी कि अगर काइल है तो वो 100 होगी, शीट 010 होगी और हेलिक्स 001 होगी। उसके बाद हमने अपना न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना है। यानी न्यूरल नेटवर्क अगेन हमारे पास इनपुट में 340 इनपुट्स होंगी, हिडन लेयर्स होंगी, आउटपुट लेयर्स में 3 क्लासेस हमारे पास होंगी। हमने फिर अपना डेटा जो है उसको प्रिपेयर करना है, न्यूरल नेटवर्क को हमने ट्रेन करना है। ट्रेन ये है कि हमारे पास ये 340 इनपुट्स जो आएंगी इस पे हमारा न्यूरल नेटवर्क लर्न करेगा। लर्निंग में ये होगा कि वो अपने वेट्स को इन इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, विद बाइस एडजस्टमेंट करेगा और वो प्रिडिक्ट करेगा इनमें से कोई एक क्लास कि ये है, ये है या ये है। और फाइनल हमारे पास जो नई सीक्वेंस आएगी आफ्टर ट्रेनिंग, हम उस सीक्वेंस को न्यूरल नेटवर्क की लेयर को देंगे और फिर उस की बेस पे वो बताएगा कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रही है, वो उसकी बेसिकली प्रिडिक्शन होगी। उसके बाद हमने जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है, ट्रेनिंग में यही होगा कि हमने मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। जैसे इस केस में हमने स्केल्ड कॉन्जुगेट ग्रेडियंट जो है वो यूज़ किया हुआ है। फिर डेटा प्रिपरेशन है हमारे पास, हिडन लेयर्स ट्रांसफॉर्मेशन हैं, आउटपुट लेयर है हमारे पास, एरर कैलकुलेशंस होगी, वेट एडजस्टमेंट होगी, ट्रेनिंग साइकिल फ्रॉम दिस टू दिस, ये सारा का सारा चलता जाएगा जिस पे हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करेगा। उसके बाद जो हमारे पास पोस्ट प्रोसेसिंग है, और पोस्ट प्रोसेसिंग बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए जारी बात है हमें ये कुछ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मर्जर्स जो है उनको देखना पड़ेगा।
उसमें सबसे मेन चीज़ हमारे पास होती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक होगी एक्चुअल क्लास और एक होगी प्रिडिक्टेड क्लास। तो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली क्रिएट होगा उससे नेटवर्क की ट्रेनिंग के बाद, कि जो कि प्रिडिक्शंस के लिए इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट द एक्चुअल। इसमें जो रो और कॉलम है वे एक्चुअल और प्रिडिक्टेड क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे, और डायगोनल जो है वो करेक्ट क्लासिफिकेशंस को करेंगे। जैसे कि वो एक्चुअल हेलिक्स है, प्रिडिक्टेड एज हेलिक्स। अगर कायल है तो वो प्रिडिक्टेड एज कायल है, स्ट्रैंड्स है तो वो प्रिडिक्टेड एज स्ट्रैंड है। तो ये बेसिकली हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी ये कैलकुलेट करती है कि ओवरऑल जो एक्यूरेसी है वो बेसिकली परसेंटेज ऑफ एग्जांपल जो है वो करेक्टली क्लासिफाइड अक्रॉस ऑल क्लासेस, एक्यूरेसी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास एक प्रिसीजन होती है जिसको हम पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो प्रिसीजन बेसिकली ये होता है कि फॉर ईच क्लास प्रिसीजन the percentage of example predicted to belong to that class that were actually correct। यानी अगर हेलिक्स है तो वो प्रिडिक्टेड एज हेलिक्स हो, और कायल है तो प्रिडिक्टेड एज कायल हो। ये बेसिकली प्रिसीजन होता है। और रिकॉल ये होता है कि percentage of example actually belonging to that class that are correctly predicted। It measures the ability to identify true positive। ये पॉजिटिव प्रिडिक्शन होती है प्रिसीजन, और रिकॉल ये होती है आइडेंटिफाइड ट्रू पॉजिटिव। इस तरह फॉल्स डिस्कवरी रेट हमारे पास ये प्रिडिक्ट करती है बिलोंग टू क्लास दैट आर एक्चुअली इनकरेक्ट, ये फॉल्स डिस्कवरी रेट। और फॉल्स नेगेटिव रेट बिलोंग टू द क्लास दैट आर इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड एज इन अदर क्लास। यानी फॉल्स नेगेटिव रेट ये है कि अगर फर्ज किया हेलिक्स है, प्रिडिक्शन के बाद वो कायल हो जाए, ये कायल है, प्रिडिक्शन के बाद वो इलेक्ट्स हो जाए। तो ये होता है हमारे पास। अब इसमें अगेन हम अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये हमारे पास चार चीज़ होती है। इनसे हम फर्दर क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, एक्यूरेसी, प्रीवेलेंस, एफ स्कोर, एमसीसी स्कोर, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट, एंड मैनी अदर। ये सारी की सारी हम इस्तेमाल करते हैं, और इनको हम डिफरेंट लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रॉब्लम, किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सी जो परफॉर्मेंस मेजर जो है वो हेल्पफुल है। इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा सेट। उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास होगी कि एरिया अंडर द कर्व होगा, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बेसिकली हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव रेट अलोंग एक्स एक्सिस और ट्रू पॉजिटिव रेट अलोंग वाई एक्सिस होगा, और ये इसकी स्टैंडर्ड लाइन होती है। इससे जो नीचे नीचे अगर वैल्यू उसकी आएगी तो वो पुअर सेपरेशन या क्लासिफिकेशन होगी, और ये जैसे ये लाइन है ये गुड सेपरेशन है, ये इससे ऊपर गई है ये उससे और बेटर सेपरेशन है, तो ये सबसे ऊपर है, ये बेस्ट होगी। तो ये बेसिकली ये लाइन अगर इस बाउंड्री को ऐसे शो करे तो उसके अंदर का एरिया इट मीन कि 100% है। तो अगर आप दो से ज़्यादा क्लासेस को क्लासीफाई करें तो वो एरिया अंडर द कर्व ये 1 आएगा, वरना वरना उससे नीचे 0.98, 99, 90, 0.80 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। ये जो मेन लाइन है इससे नीचे 0.50 है, 0.5 है, यानी 50%। तो ये एक और मेजर है जो इस्तेमाल होती है। तो अब हमारे पास ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट थे, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। अब हमारे पास ये एक रो स्टैंडर्ड डेटा सेट है, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। ये हमारे पास इसका कोड है। कोड में ये है कि सबसे पहले हमने ये करना है प्रिडिक्टिंग प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। इसके अंदर सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को लोड करेंगे। उसके बाद हम लोड करने के बाद हम इसको बेसिक उसका नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो डिफाइन करेंगे, और इसके अंदर हमने वही अगेन विंडो साइज रखा। फिर हमने इनपुट्स को बाइनराइज किया, ये करंट सीक्वेंस के लिए, ये रिमेनिंग सीक्वेंस के लिए स्लाइडिंग विंडो हमने यहाँ पे रखी, और ये इनपुट मैट्रिक्स फॉर द करंट नेटवर्क्स, इनपुट अरे फॉर ईच अदर। उसके बाद हमने अगला क्या काम किया, क्योंकि इसको भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे।
करंट स्ट्रक्चर, ऑल पॉसिबल स्लाइडिंग विंडोज, ठीक है। और फिर हमने न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमने लेटेंट साइज जो है वो 3 रखा, और पैटर्न नेट फंक्शंस को हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया लॉग से ट्रांसफर फंक्शंस जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके बाद यानी ये ट्रेनिंग के अंदर अगेन हमारे पास ट्रेन नेट पी और टी हमने इसको पास किए, और उसके बाद हमने ये फाइनली हमारे पास वो 3 क्लासेस होंगी सी ई आर एच, ये फाइनली हो जाएंगी। और उसके बाद हमने इसकी परफॉर्मेंस को प्लाट करने के लिए प्लाट परफॉर्मेंस का फंक्शन इस्तेमाल किया, और ट्रेनिंग पैरामीटर्स हैं एंड सो ऑन। तो इस कंसेप्ट में इसमें हमने चूंकि बेसिक चीज़ें देखी, हम अब इसको अप्लाई करके इसकी आउटपुट देखते हैं, और अगले लेक्चर्स में हम इसकी ये 1 बाय 1 इस कोड को फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, फिर हम इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग जो है उसको हम देखते हैं। अच्छा, अब ये न्यूरल नेटवर्क है। अब अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, आप इस पर क्लिक करें तो ये इसकी डायग्राम शो कर देगा। अच्छा, ये अभी ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसकी डायग्राम बन गई। अब जैसे आप देखें कि हमने ये शुरू में देखा कि हमारे पास सारी चीज़ें चल रही हैं, डिफरेंट आइट्रेशन चल रही हैं। अच्छा, ये चल रही हैं हम अप टू 1000 तक चलेंगी। चलिए हम इसको यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि इनपुट्स, यानी बेसिकली वो इनपुट्स हमारे पास क्या थी। सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं हम 1 बाय 1 हर एक फिगर पे। ये हमारे पास आ गया डायग्राम। सॉरी, एक मिनट में। ये हमारे पास आ गई है डायग्राम, ठीक है। अब हमने ये देखा कि उसमें 340 इनपुट्स थी, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर की। उसकी हमारे पास 3 क्लासेस हैं। 340 ये था कि हमने 17 विंडो साइज रखा, और 20 सीक्वेंस से मल्टीप्लाई हुआ, और टोटल 340 इनपुट्स आ गई है। उसके बाद ये हिडन लेयर्स हैं, यानी ये इनपुट्स हमारे पास वेट से मल्टीप्लाई होंगी, प्लस कुछ बाई साइड होगा, सम अप होगा, उसके बाद ये आगे एक्टिवेशन फंक्शन होगा, और उसके बाद हमारे पास फाइनल आउटपुट होगी। और आउटपुट में हमें 3 क्लासेस मिलेंगी, वो हेलिक्स है, या वो शीट्स हैं, या वो काइल हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये चीज़ है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ये होता है कि चूंकि हमारे पास 3 क्लासेस थी, जैसे भी हमने देखा कि फर्स्ट क्लास हमारे पास हेलिक्स है, सेकंड क्लास हमारे पास उसकी क्या थी, अ, इसमें पता नहीं नेम क्यों आ रहा है, सॉरी। इसको मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी उसकी तरतीब जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। रन करके मैं 1 बाय 1 आपको दोबारा से दिखाता हूँ उसका। अच्छा, इसको हम 100 आइट्रेशंस तक पूरा रन करने देते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमारी ये परफॉर्मेंस, हम इसको देखते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये 53 एपॉक्स एक्स एक्सेस पे है। हाँ, अब आगे सारी चीजें आ गई।
ये असल में इसकी 1000 आइट्रेशन हो जाए ना। अब अगर आप ये देखें तो ये इसकी पार्क टाइम्स में शो कर रहा है, परफॉर्मेंस बताएगा, ग्रेडियंट की वैल्यू बता रहा है और वैलिडेशन चेक बता रहा है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हम इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, ट्रेनिंग स्टेट्स देखेंगे, हिस्टोग्राम देखेंगे, इसकी रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे। अब हमारे पास ये ओवरऑल सारे का सारा रन हो गया। तो सबसे पहले ये हमारे पास पैटर्न है या जो नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने इसको देखा, ये हमारे पास मेन एक चीज़ इसकी आ गई है। दूसरी चीज़ हमारे पास इसकी ये कन्फीन मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब कन्फीन मैट्रिक्स में ये था कि हमारे पास 3 क्लासेस थी, एक हेलिक्स की थी, दूसरी शीट्स स्ट्रैंड की थी और तीसरी काइल की थी। हेलिक्स के अंदर हमारे पास ये अगर हम इसको करें तो ये 5635 और ये टोटल मिला के जो बनेगा ये बेसिकली इसकी हेलिक्स की इंस्टेंसेस हैं बेसिकली, सॉरी। तो इसमें उसने कहा कि जो पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए वो 36.4 किए। अब ये जो दूसरी क्लास है उसके अंदर ये टोटल मिलाएंगे, यानी उसका जो पॉजिटिव ये होगा और ये बाकी होंगे, तो ये मिला के ये 9.7% उसने प्रिडिक्ट किया। और जो तीसरी क्लास थी उसमें 25.99 ये उसने प्रिडिक्ट किए। तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास ओवरऑल डायगोनल बन रहा है, यानी फर्स्ट क्लास के लिए ये, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये। तो फर्स्ट क्लास के लिए ये पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो उसके लिए नेगेटिव होंगे। सेकंड क्लास के लिए फर्स्ट के लिए अगर ये ट्रू नेगेटिव है तो बाकी ये रिमेनिंग अगली क्लास में चलेंगे। थर्ड क्लास के लिए ये हमारे पास है, अगर इसको हम पॉजिटिव कहते हैं या नेगेटिव कहते हैं तो ये आफ्टर प्रिडिक्शन ये दूसरी क्लास में चले गए। तो एक्चुअल ये होगा कि हमारे पास फर्ज किया ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में जो बिफोर प्रिडिक्शन था, जो न्यूरल नेटवर्क्स को हमने उसका डेटा सेट दिया, तो वो हमारे पास ये सारे सम अप हो क्या होंगे। तो आफ्टर ट्रेनिंग द न्यूरल नेटवर्क और आफ्टर प्रिडिक्शन जो है हमारे पास ये जो होंगे ये ट्रू पॉजिटिव होंगे और ये रिमेनिंग दूसरी क्लासेस में चले जाएंगे। इस तरह ये सेकंड क्लास का, ये थर्ड क्लास का। इसी तरीके से हमारे पास इसकी जो हम सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड मेनी अदर्स, ये सारी की सारी अदर कैलकुलेट करते हैं। तो ये ओवरऑल एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, हम ये एक चीज इसकी देख सकते हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर हमारे पास एक फिगर ये बनती है, इसमें भी हमारे पास अगेन ये है कि एक हमारे पास क्लास सी है, एक क्लास ई है और एक क्लास एच है। इससे हम मजीद क्या कह सकते हैं कि जो ब्लू कलर है वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड है और जो रेड कलर है वो हमारे पास प्रिडिक्टेड है। तो इसमें हमने करेक्टली प्रिडिक्टेड पोजीशंस इन परसेंटेज जो बताई हुई है। तो यानी बेसिकली आप ये देखें कि जो क्लास सी है उसकी जो ऑब्जर्व है वो नियरली 80 हैं और बिलो 70 जो है वो प्रिडिक्टेड है। इस तरह क्लास ई जो है उसकी जो ऑब्जर्व थी वो कम है जबकि प्रिडिक्टेड वो ज़्यादा बता रहा है। और क्लास एच जो है वो उसकी अगेन ऑब्जर्व जो है वो बिलो 60 हैं और प्रिडिक्टेड जो है वो अप टू 60 है। तो ये हमने उसकी ओवरऑल एक बार ग्राफ हमें जो है वो शो किया है। उसके अलावा हमारे पास एक इसकी इम्पॉर्टेंट कर्व जो होती है वो होती है राक। अगेन राक अगर आप ये देखें तो एक्स एक्सेस पे हमारे पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव फॉल्स पॉजिटिव है और वाई एक्सेस पे हमारे पास ट्रू पॉजिटिव रेट है। और ये हमारे पास 3 क्लासेस है, अगेन क्लास 1 जो है हमारे पास हेलिक्स है, क्लास 2 जो है हमारे पास स्ट्रैंड है और क्लास 3 हमारे पास जो है वो काइल है। तो उसको उसने प्रिडिक्ट करने के बाद ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। और अब आप ये देखें कि एक मैंने आपको जनरल डिस्क्रिप्शन बताई थी, बल्कि ये हमारे पास है। अगर आप इसमें देखें तो ये हमारे पास 50% से बिलो है। इससे ऊपर ऊपर जितना जाता जाएगा वो उसकी सेपरेशन या उनके दरमियान क्लासिफिकेशन इतनी अच्छी होगी। इस केस में आप ये देखें कि जो तीसरी क्लास है उसकी ROC जो है वो ये नीचे जा रही है, उसके बाद मिडिल में जो दूसरी क्लास की जा रही है और ये जो फर्स्ट क्लास उसकी ये जा रही है। लेकिन ये सारे के सारे अगेन आपके पास तकरीबन
0.80 से बिलो नजर आ रहे हैं। अगर ये कर्व ऐसे ऊपर यहाँ से इस नियरली जाती तो इसकी क्लासिफिकेशन और अच्छी होती। ये हमारे पास एक सेकंड मेजर आ गई है। उसके बाद हमारे पास अगेन इस केस में एक्स एक्सिस पे पार्क्स है और उस वाई एक्सिस पे हमारे पास वैलिडेशन जा रही है। ये हमारा पार्क्स पे उसकी ये बता रहा है और इस केस में ग्रेडियंट को शो कर रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस और ग्रेडियंट यानी उसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज होके ये आ रही है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक और कर्व होती है परफॉर्मेंस। इसके लिए यानी प्लॉट परफॉर्मेंस से हम इसको जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। इसमें भी आप ये देखें कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ एपॉक्स हैं, वाई एक्सिस पे क्रॉस एंट्रोपी है और अगेन हमारे पास ट्रेनिंग जो है वो ब्लू कलर को शो कर रहा है, वैलिडेशन जो है वो ग्रीन को और टेस्ट जो है वो रेड को शो कर रहा है। यानी हमारे पास जैसे फिफ्थ इटरेशन पे ये इसकी एंट्रोपी वैल्यू ये जा रही थी, फिर करते करते यानी एक फिक्स्ड आ रही है। और आप ये देखें कि एक्चुअल ट्रेनिंग और टेस्ट के दरमियान, वैलिडेशन और टेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस जा रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट यानी यहाँ तक सेम जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है। यानी यहाँ से ट्रेनिंग परफॉर्मेंस जो है वो कम हो रही है और जबकि वैलिडेशन और टेस्ट यहाँ इस केस पे आके यानी 48 या समथिंग लाइक दैट एपॉक्स, ये 47 एपॉक्स है। 47 एपॉक्स पे उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, यानी उसकी जो एरर आई है वो 0.29845 आई है। तो ये जितनी मिनिमम ये वैल्यू होगी कम से कम होगी तो उस पे कहेंगे कि ये उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। यानी बेसिकली उस एल्गोरिथम ने उस डेटा सेट पे जब हमने इसको ट्रेन किया और अनसीन सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस स्ट्रक्चर जब हमने इसको सप्लाई किया तो उस पे उसने ये प्रेडिक्ट किया कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो उसकी जितनी मिनिमम एरर होगी वो इतना उसका बेस्ट रिस्पांस होगा। ये हमारे पास एक और फिगर आ गई है। इसी तरीके से ये हमारे पास उसकी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर था उनका एक पाई ग्राफ की फॉर्म में उसकी परसेंटेज शो की हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो 48% जो है वो कॉइल्स हैं, 31% जो है वो हमारे पास हेलिक्स हैं और हेलाइसिस यानी और जो अदर हैं वो स्ट्रैंड जो है वो बेसिकली 21% है। तो ये उसकी एक परसेंटेज पाईग्राफ में बता दी है और यानी ये उसने हर एक के लिए बताई हुई है। वैलिडेशंस के लिए ये आ गई है, दूसरी ट्रेनिंग के लिए थी या टेस्ट के लिए थी और एक ये ट्रेनिंग के लिए आ गई। इस केस में ट्रेनिंग के लिए उसने 47%, 21% और 31% उसकी ये परफॉर्मेंस बता रही है। अगेन हमारे पास एक और रिजल्ट है 69 एपॉक्स पे, यानी वो ओवरऑल था ये 69 एपॉक्स पे। तो 69 एपॉक्स पे उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, जो कि उसकी एरर जो है वो 0.29247 आई है। और अगेन एक्स एक्सिस पे हमारे पास आइट्रेशंस हैं, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी उसकी है और ये डिफरेंट एपॉक्स चल रही हैं और ये 69 एपॉक्स पे इसकी वैल्यू आई हुई है। तो ये ओवरऑल हमारे पास इसका था। तो खैर आज हमारे इस मेन लेक्चर का उसके बाद जब आप इसको आउटकम देखेंगे तो ये वर्क स्पेस के अंदर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल के अंदर उनकी आप डिफरेंट वैल्यूज़ को आप भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो एनी हाउ आज के हमारे लेक्चर्स का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना था यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स इन मैटलैब। सबसे पहले हमने इसके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टडी किया। सबसे पहले हमने ये देखा सीक्वेंस क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है और ख़ासकर प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है। फिर उसने की हमने 1D 2D और 3 डायमेंशनल में चीज़ें देखी, फिर उनकी फंक्शनलिटीज़ को हमने फर्दर स्टडी किया। फिर हमने न्यूरल नेटवर्क्स को देखा। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमने फर्दर जो है उसकी सिंपल टाइप्स देखी, उसको डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ हमने थोड़ा सा कंपेयर किया। उसके अंदर हमने उसकी एक्टिवेशंस फंक्शंस को देखा कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और किस किस्म प्रॉब्लम के लिए क्या क्या इस्तेमाल एक्टिवेशन फंक्शंस हो सकते हैं।
उसके बाद हमने अपने डेटा सेट्स को फर्दर स्टडी किया, डेटा सेट्स को हमने फर्दर जो है उसकी क्लासेस जो हैं वो देखी, उसको हमने प्रिपेयर किया, हमने अपने नेटवर्क के लिए विंडो साइज़ क्या रखा, उसके बाद सीक्वेंस का साइज़ क्या रखा, इनपुट्स हमारे पास कितनी आई, उसके बाद हमने न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट किया, उसके बाद हमने उसको रन किया, रन करने के बाद हमारे पास जो पोस्ट प्रोसेसिंग है उसमें खासकर हमने सबसे पहले उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखा कि हमारे पास एक्चुअल हर क्लास के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर हर क्लास के अंदर इंस्टेंसेस कितने थे, ये सब्जेक्ट्स कितने थे, और आफ्टर प्रिडिक्शन जो है वो कितने आए, और उसके बाद उसकी हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर वो तमाम परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन मेजर्स देखी, उनकी परसेंटेज देखी कि इसने नेटवर्क ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और इसी तरीके से फिर हमने इसकी एक रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखी है, हमने कुछ उसकी और डिफरेंट अदर कर्व्स देखी हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये जस्ट एक सिंपल हमने जो एक्टिवेशन फंक्शन या न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल की है, फ़र्ज़ किया हमने आर से ये परफॉर्मेंस आई है, हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ और नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके, कुछ और जो है वो एक्टिवेशन फंक्शंस जो हम उनको यूटिलाइज करेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हम उनको चेंज कर सकते हैं, हम इसके पैरामीटर्स को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम न्यूरल नेटवर्क की मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके अलावा हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे जा सकते हैं, इन मेनी अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं हम उन पे जा सकते हैं। एनी हाउ ये एक जस्ट हमारे पास एक सिंपल सी स्पीच थी कि ताकि हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप पे हम इससे फर्दर एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे, एंड थैंक यू वेरी मच।